नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस EWS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 15 फरवरी 2021 को डिसाइड हुआ। मैटर 433 ITR पेज नंबर 23 पे रिपोर्ट किया गया और इस केस के अंदर सेक्शन 14A का इशू इन्वॉल्व था। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 14A की डिसअलाउंस की और ये मैटर मद्रास हाईकोर्ट तक ट्रेवल किया। इस केस के अंदर जो मेन इसको डिस्कस करने का कारण है वो ये है कि इसमें कोर्ट ने सेक्शन 14A के बारे में कि ये सेक्शन क्यों लाया गया और इसकी क्या मंशा थी लाने की, उसके बारे में डिस्कस किया। हमने अपने असेसमेंट ऑर्डर्स में देखा है कि जब भी असेसिंग ऑफिसर को हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं शेयर्स के रूप में, तो वो लोग सेक्शन 14A लगा देते हैं। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का एवरेज करते हैं और उस पर 0.5% का अमाउंट निकाल के उसका एडिशन कर देते हैं, ये बिना देखे कि असेसी ने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है या एग्जेम्प्ट इनकम नहीं कमाई, असेसी को डिविडेंड रिसीव हुआ है या डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ। इस केस में कोर्ट ने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि सेक्शन 14A की जो डिसअलाउंस है वो जितनी एग्जेम्प्ट इनकम है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर यदि हमने एग्जेम्प्ट इनकम 1 लाख रुपए कमाई है तो डिसअलाउंस जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये इस केस में लॉ जो है वो लेट डाउन किया गया और पहले भी बहुत सारे केसेस में, कोर्ट्स के केसेस में ये लॉ पहले भी जो है वो क्लियर हो चुका है। लेकिन डिपार्टमेंट, क्योंकि जितनी भी अपील्स होती हैं, चाहे वो असेसी के फेवर में ITAT रिलीफ भी दे दे, तब भी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एक रीति रिवाज पूरा करने के लिए हाईकोर्ट जरूर जाता है, चाहे उन केसेस में वहाँ पे उनके जीतने के चांसेस हों या ना हो, लॉ पहले लेट डाउन हो चुका हो या ना हो चुका हो। इसी वजह से हमारे यहाँ लिटिगेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहती हैं। इस केस में कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सेक्शन 14A की जो डिसअलाउंस है वो एग्जेम्प्ट इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोर्ट ने कुछ लॉ बताया 14A का कि 14A क्यों लाया गया। सबसे पहला कारण कोर्ट ने बताया 14A लाने का, कई बार असेसी को टैक्सेबल इनकम होती है और नॉन टैक्सेबल इनकम भी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार असेसी को की जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर एग्जेम्प्ट इनकम भी आ रही होती है, तो उस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जितने खर्चे किए गए कायदे से वो डिसअलाउ होने चाहिए या उनका बेनिफिट असेसी को सेक्शन 37 में या किसी और सेक्शन में नहीं दिया जाना चाहिए। ये सेक्शन 14A लाने का मेन लॉजिक था कि एग्जेम्प्ट इनकम के खर्चों को अलग करके उसको डिसअलाउ किया जा सके। जहाँ पे असेसी अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ये बता देता है कि ये खर्चे मैंने एग्जेम्प्ट इनकम के लिए किए हैं, तो असेसी को 14A लगाने से पहले उस तरीके को देखना होता है कि जो असेसी ने जो खर्चे बताए हैं कि ये खर्चे मैंने एग्जेम्प्ट इनकम के लिए किए हैं, यदि वो उनसे सेटिस्फाई नहीं होता तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो 14A लगा सकता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि 14A उन केसेस को कवर करने के लिए किया गया जहां पे खर्चों का बाइफरकेशन नहीं किया जा पा रहा था या एट्रीब्यूटेशन नहीं किया जा पा रहा था कि ये खर्चा एग्जेम्प्ट इनकम के लिए है और ये खर्चा जो है वो टैक्सेबल इनकम के लिए है। तो एक फार्मूला जो है वो दे दिया गया
सेक्शन 14A रूल AD के अंदर कि जितनी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है उसका एवरेज कर दिया जाएगा और उसका 0.5% जो है वो डिसअलाउंस कर दिया जाएगा। 14A का एक और लॉजिक ये है कि ट्रू टैक्सेबल इनकम निकाली जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई ऐसे खर्चे हुए हैं जो कि एग्जम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए गए हैं तो उन खर्चों को असेसी की इनकम में एड बैक करके ट्रू टैक्सेबल इनकम जो है वो निकाली जा सके। तो फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 14A को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इस केस के अंदर बिल्कुल क्लियर जो है वो ये कोर्ट ने कर दिया कि जितनी एसएससी ने एग्जम्प्ट इनकम कमाई है उस एग्जम्प्ट इनकम से ज़्यादा 14A के अंदर, सेक्शन 14A के अंदर डिसअलाउंस नहीं किया जा सकता। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज Principal Commissioner of Income Tax versus EWS Finance and Investment Private Limited. And this case has been reported in 433 ITR at page number 23. Thank you, friends.